हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं अभिषेक कुमार भारती फिजिक्स फॉर ऑल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2021 का जेईई मेन का जो है थर्ड अटेम्प्ट की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारा जो है थर्ड अटेम्प्ट का फर्स्ट डे था। तो 20 जुलाई को आज हमारा मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में दो शिफ्ट में हमारा जेईई मेन का एक्चुअली एग्जामिनेशन हुआ फर्स्ट डे का। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम जो मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट 1 का पेपर जो हुआ था उसके फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चंस हैं, ऑल दीस क्वेश्चंस आर एक्चुअली गैदर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड बेस्ड ऑन देयर मेमोरी एक्चुअली। और ये जो पेपर का सॉल्यूशन है ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने एक्चुअली क्या है बेटा, जिन्होंने आज का पेपर दिया है शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। साथ ही साथ जो बच्चे 22 को, 25 को और 27 को अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिन बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है आज, वो सारे बच्चे जो हैं अपना सोल्यूशन चेक करना चाहेंगे कि कैसा पेपर हुआ हमारा। और जो बच्चे अपना एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे क्या ये चेक करना चाहेंगे कि एक्चुअली पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो सॉल्यूशंस, और स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को हम क्या डिटेल में स्टडी करेंगे। और बहुत ही आसान पेपर था एक्चुअली, अगर मैं एज ए टीचर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो पेपर बहुत ही आसान था। बट अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इजी टू मॉडरेट में, अगर मैं बात करूं ये इजी है, ये मॉडरेट, तो मॉडरेट से थोड़ा सा पीछे था और इजी के से मॉडरेट की कैटेगरी में पेपर लाइक करता था पेपर आज का। और अगर हम बात करें पेपर के एनालिसिस के बारे में तो पेपर वाज बैलेंस्ड एक्चुअली। 11 से ये 6 क्वेश्चन थे, 12 से ही कुछ क्या क्वेश्चन थे, प्रॉपर्ली बैलेंस पेपर था हमारा एक्चुअली। मैकेनिक्स, थर्मो, वेव और ग्रेविटेशन 11 का जो सिनेरियो है, 11 का पूरा सिनेरियो कवर किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 12th में इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और साथ ही साथ हमारा जो वेव ऑप्टिक्स है उसको भी क्या कवर किया गया है। तो पेपर वाज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड। और अब तक हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों में एक्चुअली हमें देखने को मिला है कि जो है पेपर वाज इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। तो हम शुरू करते हैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन और देखते हैं आज का पेपर और कैसा रहा, और जिससे कि क्या है आप सभी जो है आप इसे क्वेश्चन से सीखें और आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं आज का हमारा जो है जेईई मेन का फर्स्ट शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर। ऑप्शंस आर गिवन टू अस। तो मैं सर्किट पे रखा है, ये 20 ओम है, 5 ओम है, 6 ओम, 140 वोल्ट की बैटरी है, 90 वोल्ट की बैटरी है, एंड वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम। ऑप्शंस आर गिवन टू अस। तो ये देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है, ये क्लास में करते हैं हम इस क्वेश्चन को। करने का तरीका क्या है, नोडल एनालिसिस, बहुत ही आसान। यहाँ पे देखिए बैटरी ये 0 वोल्ट पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट पर, ये 0 वोल्ट पर कंडक्टिंग वायर है। ये 0 पर तो कितने पर होगा बेटा, ये 140 पर होगा और ये होगा अपना 90 पर। हमें इसका वोल्टेज पता नहीं है, मान लेते हैं इसका वोल्टेज x है। अब इसका वोल्टेज x माना है तो इससे जो नेट करंट ड्रॉन होगी वो कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। इसको i1 बोल देते हैं, इसको i2, इसको i3। नेट करंट ड्रॉन कितनी आएगी, 0। किरचॉफ करंट लॉ, तो i1 + i2 + i3 = 0 आएगा। तो i1 लिखा कर लेते हैं, i1 + i2 + i3 = 0। i1 कितना बनेगा बच्चों, x - 140 डिवाइड बाय 20 प्लस कितना बनेगा, देखिए x - 0 डिवाइड बाय कितना बनेगा हमारा 6 ओम प्लस x - 90 डिवाइड बाय कितना आएगा 5 = 0। सिंपल मैथ में सॉल्व करना है इसको। देखिए यहां से x मिल जाएगा और करंट कितनी आएगी, यहां पर हम बात करें तो करंट हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x/6 ओम। तो सॉल्व करके कितना बनेगा, देखिए ये आएगा x/20 - 7, सिंपल मैथ, x/6 प्लस x माइनस कितना है 18 = 0 आ गया, आगे x/5 सॉल्व करने से कितना बनेगा, देखिए बच्चों ये आएगा x/20 प्लस x/20 प्लस ये बनेगा कितना, दोनों को ऐड करते हैं आएगा 11x/11 x कितना आएगा 30। इसको तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 25, इसको करेंगे बनेगा 220 और ये बनेगा 30, 250 x डिवाइड बाय कितना आएगा हमारा 600 इक्वल टू 25। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से x आ गया हमारा 60 वोल्ट।
एक्स हमारा 60 वोल्ट है, तो इसमें जो करंट आएगी कितनी आएगी, करंट इन सर्किट आई कितना आ जाएगा, दैट 60 बाय डिवाइड बाय कितना आएगा 6, सॉरी 6 है, तो करंट कितना आएगा हमारे यहाँ से 10 एम्पीयर। बहुत ही आसान पार्ट था, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 एम्पीयर, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल पार्ट था बच्चों। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने, इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, किसी भी तरह का डाउट हो। आई थिंक सबसे ये इलेक्ट्रिक करंट का वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि हम क्लास में करते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखिए अब हमारा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली, ये जो कि थर्मोडायनामिक्स से बिलोंग करता है। क्या बोल रहा है, 4 mole of diatomic gas is heated from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. Find the heat supplied to gas if Bourdon by it is 0. थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। हमसे बोल रहा है what is the heat supplied to the gas। कैसे करेंगे देखिए ना, हम क्या लगाते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है डेल्टा Q इक्वल टू मिलेगा डेल्टा Q टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा Q क्या है, heat supplied to gas, डेल्टा U क्या है, डेल्टा W क्या है, Bourdon by the gas, and delta U is what, the change in internal energy of the gas which is system। तो हमसे बोला है इसमें Bourdon by the gas कितना है, 0 है, तो ये तो कितना हो जाएगा 0, और जो हीट गिवन टू गैस होगा वो क्या होगा, सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। कॉमन सी बात है, जो सिस्टम को हीट दी जा रही है वो कहाँ जा रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है। और इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं कितना होता है बेटा, NCV डेल्टा T। तो N कितना हमने देखा है 4 मोल ऑफ गैस, CV कितना है हमने देखा है 5R/2 डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, and delta T is what, the temperature is changing from 0 degree Celsius to 50। तो क्या आएगा यहाँ पर भाई, डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर में चेंज इन केल्विन, जो कि क्या होगा हम जानते हैं वो भी क्या होगा 50 होगा, बिकॉज़ केल्विन के लिए क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं, तो ये भी कितना बनेगा अपना 50, ये कैंसिल हो गया, कितना बनेगा 2, तो डेल्टा Q यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर डेल्टा Q लिखें तो कितना आ जाएगा हमारा, जाएगा यहाँ पर 500 R। तो ये है हमारा आंसर, हीट सप्लाइड सिस्टम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन हमारा क्या है, बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज अवर ऑप्शन। तो इसका बच्चों हम लोग, ये हीट का बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक्चुअली, वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हम क्लास में करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन एक्चुअली। क्या बोल रहा है, कंसीडर द पीवी डायग्राम गिवन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये हमें पीवी डायग्राम दे रखा है, ये हमें पीवी डायग्राम दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फाइंड द हीट सप्लाई टू सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। बताना है हमें सिस्टम में को, इस समय सिस्टम में कितनी हीट देनी पड़ेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पीवी डायग्राम दे रखा है, हम साइक्लिक प्रोसेस है, और जो प्रेशर है इसमें है वो पास्कल में है 20 और 40, और वॉल्यूम इसमें सीसी में। और बात करें इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये एसओ में बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी हमने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है। कैसे करते हैं देखिए बेटा, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में बात करें, देखिए यहाँ पर क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आएगा, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जानते हैं कि डेल्टा Q इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए अब डॉट उसी पॉइंट पर आओगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा 0। तो वर्क डन बाय द साइकिल जो है एक्चुअली क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है। और वर्क में साइकिल कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप इस वाले पार्ट के लिए बात करो तो इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा, देखो ये वाला पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, और जब इस वाले पार्ट में बात करोगे तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और जब इस वाले पार्ट की बात करोगे तो एरिया कैसा आएगा नेगेटिव। तो टोटल जो हमारा बॉर्डर आ जाएगा वो इस एरिया साइकिल का एरिया आ जाएगा, सर्कुलर पार्ट का एरिया आ जाएगा। अच्छा, जो भी कैसा होगा पॉजिटिव। इसी वजह से डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, सिस्टम को गिवन हीट है। तो देखिए इसका एरिया लिखेंगे कैसे, इसके लिए देखिए हम जानते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये तो एक्चुअली है एक मॉड्यूल एक सर्किल है, तो इसका कैसे लिखेंगे तरीका देखिए। इसको मान लें कि यहाँ पर हम a इसको मान लें b, क्योंकि यहाँ पर a और b इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू b इक्वल टू r है। तो कहानी क्या बनेगी, हम जानते हैं एरिया का कितना होता है पाई a b, जब वहाँ पे कहानी क्या होती है a और b अलग होता है, सर्किल उसका एक स्पेशल पार्ट होता है। तो यहाँ पर a और b दोनों क्या है इक्वल है, तो इस वजह से क्या बन जाएगा पाई r पाई r स्क्वायर, इसमें r एक तो लेंगे ये वाला, दूसरा r कौन सा लेंगे ये वाला। तो डेल्टा क्यू कितना बनेगा देखिए लिखूं मैं यहाँ पर, तो वर्क बाय द साइकिल कैसा आएगा पाई इनटू ये a है हमारा r के बराबर, और ये भी हमारा क्या है r, तो हम जब पाई r स्क्वायर, r कितना है 20, कितना बनेगा पाई इनटू ये हमारा कितना है बच्चों 20, ध्यान देना सेंटीमीटर क्यूब में, ये 20 है
तो ये हो गया 2r, इसका हाफ तो बनेगा 10 इनटू कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 6 है मीटर क्यूब में, तो -6 इनटू प्रेशर, ये किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, कितना बनेगा, ये है हमारा 20, तो इसका अगर हाफ लेंगे कितना बनेगा 10, और किलो पास्कल में इसलिए 10 टू पावर 3 कितना बनाएंगे, ये आ गया हमारा 100 इनटू 10 टू पावर कितना बन गया -3, तो 0.15 जूल। तो दिस इज द बर्डन बाय द साइकिल, और वही क्या होगा सिस्टम को गिवन हीट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम चेक करें यहाँ पर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, और वन ऑफ द क्लास क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन क्या क्लास में आपके पेपर में आते रहते हैं, आप इस तरह क्वेश्चन क्या है आप करते रहिए लगातार, और हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में भी जो है हमारा जो होने वाला है 22 को 25 को 27 को, उसमें इस तरह क्वेश्चन जो बच्चे देख रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन मिले। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्चुअली वो है वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इज आल्सो बिलोंग टू एक्चुअली एक्सियोमा। तो एक्सियोमा अगर आपने लगाया होगा तो एक्चुअली आपको बहुत सारा फायदा होगा, जो क्लास में कराते हैं हम एक्चुअली पूरी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड टू x इक्वल टू 0.05 मीटर। ये हमारे सामने एक बनी एक स्प्रिंग है जिसको हमने क्या किया एक्चुअली x से क्या किया, इसकी जो मान लेते हैं ये एग्जांपल के लिए मेन पोजीशन है, इसको हमने क्या मान लेते हैं ये इसकी मेन पोजीशन थी यहां पर, इसको हमने इसको x से कंप्रेस कर दिया। अच्छी बात, x से हमने इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। हमसे बोल रहा है बाय ब्लॉक ऑफ मास m कितना है 1 kg एंड रिलीज। तो यहां पर इस ब्लॉक की मेन पोजीशन थी, इसको हमने इसको क्या किया x से कंप्रेस कर दिया और छोड़ दिया। फाइंड द डिस्टेंस d वेयर इट फॉल्स, तो बताना है कि भाई क्या होगा, देखिए आपने इसको कंप्रेस किया और छोड़ दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग धीरे धीरे खुलेगी और जब ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन पे आएगा तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी। इसके बाद ये ब्लॉक सर्टेन स्पीड से मूव करेगा, इसके बाद जैसे ही ये सरफेस को छोड़ेगा तो अंडर ग्रेविटी गिरेगा। तो हमसे पूछ रहे हैं अंडर ग्रेविटी डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, देखिए अब बात करते हैं। तो हमें ऑप्शंस आर गिवन टू अस, बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए तरीका। तो क्या है, मान लेते हैं ब्लॉक की एक्चुअली मेन पोजीशन है और हमने ब्लॉक को यहां से रिलीज किया और जब ब्लॉक यहां पर आएगा ऐसे, तो इसी की स्पीड v होगी ना। आफ्टर दैट जब ये मूव करते यहां पर आएगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा और इसके बाद सरफेस को छोड़ देगा, अंडर ग्रेविटी गिरेगा यहां पर आने के बाद, मतलब यहां से सरफेस खत्म होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है सरफेस कहां पे मारते हैं, क्योंकि इसके बाद तो सरफेस स्मूथ है तो इसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं कैसे करेंगे। तो पहले तो हम यहां पे बात करें यहां पर व्हेन द बॉडी इज मूविंग ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैं बात करूं इन दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। स्प्रिंग मान यहां पर स्प्रिंग क्या है बच्चों, ये इसकी मेन पोजीशन है, तो स्प्रिंग यहां पर x से कंप्रेस्ड है और यहां पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाती है। तो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ui plus ki equal to u final plus k final। नहीं देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो है इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर से कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग के पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। तो इनिशियली स्प्रिंग कितने से कंप्रेस थी x से, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल थी हाफ x स्क्वायर, और ब्लॉक क्योंकि रेस्ट पे था तो इसकी काइनेटिक थी 0, और जब यहाँ पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी तो स्प्रिंग में एक्सपोर्ट पोटेंशियल 0 है और ब्लॉक की जो काइनेटिक जाएगी कितनी आएगी, हाफ mv स्क्वायर। तो मैं बोलूं हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, यहां से v कितना आ जाएगा k by m इसका रूट इनटू x। ये है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से क्या ब्लॉक यहां पर ये मूव करेगा। अब क्या होगा देखिए, नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जैसे ये सरफेस को छोड़ेगा नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे देखिए यहां पर कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कहानी क्या है, बॉडी सिंपली आएगी अंडर ग्रेविटी प्लस हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड v से आगे मूव करेगी। तो इसको अगर मैं बोलूं मैं दिस फॉर हाइट h है, तो जितने टाइम में बॉडी क्या है ग्रेविटी के थ्रू अंदर क्या है, ग्रेविटी से क्या होगा, यहां पर ग्रेविटी अंदर करेगी, जितने टाइम में क्या होगा ये h हाइट से आ जाएगी, उतने टाइम में जितना आगे बढ़ गई तो वही तो हमारी क्या होगी, यही तो हमारी क्या होगी डी डिस्टेंस होगी, जो कि हमसे पूछ रहा है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना जाके दूर गिरेगा, है ना। अब कहानी का बस्ती हमें ये निकालना है कि कितने टाइम में नीचे आ जाएगा, उतने टाइम में ये 20 स्पीड में से कितना आगे बढ़ गया, दैट इज एक्चुअली डी डिस्टेंस। तो देखिए अब ये हमारा पता है इसका सेकंड हाफ वाला पार्ट खत्म। तो जितने टाइम में बॉडी का वर्टिकल में क्या हो जाएगा -h डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उतने टाइम में बॉडी क्या है, उतने टाइम बॉडी ग्राउंड हो जाएगी। तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू u प्लस हाफ स्क्वायर। s कितना होगा भाई वर्टिकल में -h, u कितना है बच्चों 0, वर्टिकल में तो इसका लॉस 0 है, प्लस हाफ कितना है, हाफ a कितना है भाई -g इनटू t का स्क्वायर। t कितना बनेगा देखिए यहां से रूट के अंदर 2h/g, ये आएगा t
अब इतने टाइम में बॉडी जितना आगे बढ़ जाएगी, वही तो हमारा ऑरिएंटर में डी है, तो डी कितना होगा बच्चों, v into t। तो डी अगर लिखूं मैं तो v हमें लिखा हुआ है, v है रूट कितना, x रूट के अंदर k by m इनटू कितना लिखा है 2h by, जस्ट वी हैव टू पुट द नंबर्स एक्चुअली 2h by, ये हमारा d, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। d कितना है देखिए यहां पर, x कितना है बच्चों 0.05, नंबर पुट करते हैं 0.05, k कितना है हमारा 100 बाय m कितना है बच्चों, m हमारा 1 kg, 2 कितना है 2 है, और h कितना है बच्चों, h हमारा 2 गिव इट बस, और g कितना है हमारा 10। कहानी क्या बनेगी देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो d इज इक्वल टू आएगा मीटर में आएगा, इसको अगर मैं लिखूं 5 by 100 तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 by 100 लिख सकते हैं इसको, 5 by 100, और ये कितना बनेगा 10, ये बनेगा 10 बनेगा ये मैथ से, और ये बनेगा 2, और नीचे कितना है बच्चों, ये आएगा नीचे √10, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 100 आएगा, d कितना आ गया यहाँ से 1 by √10 मीटर। तो ये हमें कहाँ देखा ऑप्शन में, ऑप्शन में वो देखा है डी, तो डेली इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, कि ये m मास का ब्लॉक है, इसको हमने क्या किया था, x से कंप्रेस किया था और उसके बाद छोड़ दिया। तो ये ब्लॉक क्या होगा, अपनी स्प्रिंग में जो शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी है इसमें से ब्लॉक आगे भागेगा, और जब ये जो स्प्रिंग है अपने नेचुरल में आ जाएगी, तो इसके बाद ब्लॉक को क्या है, ब्लॉक यहाँ से रिलीज हो जाएगा स्प्रिंग से, और इसके बाद ब्लॉक कांस्टेंट डिग्री से मूव करता रहेगा, और जैसे इस सरफेस से को छोड़ेगा देन द ब्लॉक इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस d कितनी होगी, बहुत ही आसान है भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहे हैं, सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वहां से स्पीड निकाल लेते हैं, इसके बाद बॉडी इज मूविंग अंडर पैराबोलिक मोशन, तो वर्टिकल में टाइम निकाल लिया, कितना टाइम लगा, उतनी टाइम बॉडी कितना आगे बढ़ी, वही क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा एक्चुअली इजी टू मॉडरेट, हल्का सा क्या है मॉडरेट, बिकॉज़ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इस वजह से क्या रखूंगा हल्का सा मॉडरेट साइड में, क्वेश्चन वेरी सिंपल। तो बात करते हैं बच्चों से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बहुत ही आसान और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है एक्चुअली, सिंपल, हर क्लास में क्वेश्चन किया जाता है। क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, for the spherical interface shown in the figure, this is the interface shown in the figure actually, there are two different medium with refractive index n1 is equal to 1.4 and n2 is equal to 1.25 are present as shown। तो हमें क्या देखा है यहाँ पर कि भाई ये जो है दो, ये स्फेरिकल इंटरफेस है, यहाँ पे n1 कितना है 1.4 है, n2 यहाँ पे कितना 1.25 एक्चुअली है, और ऑब्जेक्ट जो है इस मीडियम में रखी हुई है, हमें देखा है कि 40 सेंटीमीटर, और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे अगर बात करें यहाँ पर, तो इसका आउटर सेंटर की डिस्टेंस जो है, जो पोल की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो बताना है हमको यहाँ की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जब भी हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस पे, रिफ्रैक्शन के बाद ये पहले क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन होता है हमारा। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल हमने पढ़ा था इसका फार्मूला, आपने पढ़ा होगा फार्मूला से क्या होता है भाई, n2 बाय कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फार्मूला, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल टू कितना होता है, n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r। यहाँ पे n2 क्या है, जिस मीडियम में क्या है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो जा रही है, n1 क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो n2 को देखो यहाँ पर देखो, n2 क्या है, n2 हमारा 1.25 बाय v हमें निकालना है, माइनस n1 कितना है 1.4 बाय u कितना देखिए बच्चों 40, और साइन के साथ लेंगे बिकॉज़ लाइट यहाँ से चलेगी, लाइट यहाँ से चलेगी, कहानी क्या होगी, लाइट यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे क्या है लाइट इस पॉइंट पे खड़े हो पोल पे, और लाइट रे की डायरेक्शन में चलने वाली साइड से टेकन एज पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइड से टेकन एज नेगेटिव, तो कितना आएगा ये -40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 कितना 1.25 माइनस n1 कितना 1.5, और r कैसा आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा, बिकॉज़ ये भी r का नेगेटिव क्या आएगा माइनस। सॉल्व करना है इसको, देखिए बहुत ही आसान है, 1.25 होते हैं 5/4, मैथ आसान करने के लिए 5/4 ये b बन गया, और अगर मैं इसको लिखूं कितना 1.4 क्या बनेगा 7/5, तो मैथ आसान करते हैं, 7/5 into 40 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, बाद में कर देंगे चलो उसको, ये बनेगा कितना, ये आएगा आई थिंक माइनस ऑफ 0.15, और नीचे कितना होगा बच्चों -30, माइनस माइनस कितना होगा प्लस। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, उसमें 5 बाय कितना बनेगा 4b, मतलब इतना आसान क्वेश्चन एकदम, ये फ्री का 4 मार्क्स है, प्लस 7/200
देखो सॉल्व करेंगे तब नहीं, देखिए ये आ जाएगा 2 0 बढ़ाएंगे, ये 1/200। तो 5/4 b इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, आ गया -6/200। अब मैथ सॉल्व करनी है सिंपली, देखिए यहाँ पे बात की जाए कितना रहेगा, ये आएगा 1000, जाएगा कितना आएगा 1000, ये थोड़ा देते हैं इसका, थोड़ा देते हैं बाद में b इक्वल टू कितना हो गया 1000/24, सिंपल दिमाग से सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है, कितने डिवाइड करें, अगर मान लो मैं डिवाइड करता हूँ कितने से यहाँ पर लेस को डिवाइड करते हैं किससे, अगर डिवाइड करें यहाँ पर 8 से तो बनेगा ये 125, ये बन जाएगा कितना, हाँ से डिवाइड होगा 125 बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा 3, कितना बन जाएगा 125/3 सेंटीमीटर, सिंपल है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक्चुअली इधर का हमें आगरा ए इज द एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्लास बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर्स। तो इस तरह क्वेश्चन आज में सबके सारे बच्चों के लिए +4 मार्क्स होगा, और आगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर उन सारे बच्चों के लिए क्या है, उनकी तरफ के लिए +4 क्या है, सिंपली फ्री का मार्क्स। तो बच्चे हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके हम लोग बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i2 इन द गिवन डायग्राम। क्लास क्वेश्चन है, मतलब ऐसे मतलब देख के कोई हैरानी हो रही है कि ज्यादा क्वेश्चन जो क्या हो जा रहा है क्लास क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लास में कराते हैं वो सारे क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे जेईई में से एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है जीनर डायोड का वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 1000 ओम है, और ये 12 ओम हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर लगा है जीनर डायोड। आप जानते हैं जीनर डायोड का साइन है, हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ i2 करंट। बहुत ही आसान है, देखिए हमसे बोल रहा है अगर बात करें जीनर डायोड को निकालनी करंट की वैल्यू, तो हम जानते हैं जीनर डायोड जो होता है वो क्या ब्रेक डाउन जोन में काम करता है, मतलब रिवर्स बैच होता है। तो ये जो है एक्चुअली अपना P है, ये अपना क्या है N है, N वाला क्या होगा इस केस में हाई पोटेंशियल पर होगा। देखिए और हमसे दे रखा है कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, 50 वोल्ट है। तो i2 वैल्यू पता नहीं, बहुत सिंपल है भाई। अगर बात करें नोडल एनालिसिस से, इस वाले पॉइंट पर देखिए कितना होगा वोल्टेज 0, तो भाई ये भी कितने पर 0, क्योंकि इसका P क्या होगा लोअर पे होगा, N हायर पे होगा, ये भी कितने पर 0। अगर बात करें ये कितने पर होगा हमारा 100 वोल्ट पर, और ये कितने पर देखिए 50 वोल्ट से पहले ये होगा 50 पर, ये भी कितना होगा 50। तो बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन वी कैन से इसमें कितने करंट आएगी, मैं बोलूं इसमें अगर मान लेते हैं इसमें i1 करंट है, तो i1 करंट इसमें है कि यहां से कितनी आएगी, इसमें आएगी i3। देखा जाए तो i1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए कितना बड़ा है i1 कितना आ जाएगा, यहां ध्यान देता हूं i1 जो आ जाएगा हमारा वो आएगा दैट 50 डिवाइड बाय कितना बनेगा 2000। तो अगर हम लिखें यहां पे तो कैंसिल होगा 25 क्या है 25/1000, 25 मिली एम्पीयर। तो यहां पे जो i1 करंट जा रही है वो 25 मिली एम्पीयर है, और यहां से कितनी करंट आएगी देखिए बच्चे, यहां से करंट आएगी अपनी अगर i3 लिखूं मैं, i3 कितना होगा 100 माइनस 50 वोल्ट है, ठीक कौन सी बात है, 50 डिवाइड बाय कितना आएगा 1000, कितना आएगा ये आएगा 50 मिली एम्पीयर। यहां से 50 मिली एम्पीयर करंट आ रही है और इधर कितनी जा रही है अपनी 25 जा रही है, तो बाकी बची करंट किरचॉफ करंट लॉ से कहां जाएगी, जीनर डायोड के थ्रू। कितनी करंट जाएगी भाई 50 माइनस 25, कितना आ गया i2 वैल्यू कितनी आ गई है, इट इज 50 माइनस 25 इक्वल टू आ गया 25 मिली एम्पीयर। कौन सी बात, ये मिली एम्पीयर में कौन सी बात है, दिस इज इन मिली एम्पीयर, कितना आ जाएगा 25 मिली एम्पीयर। कहां देखा है, जहां देखा हुआ ऑप्शन है, आई थिंक डी इज द, तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्लास क्वेश्चन, और ये भी एक तरह का सिंपल +4 मार्क्स। इसमें क्या किसी बच्चों का क्या गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं बढ़ते हैं आगे, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही स्टैंडर्ड, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है एक्चुअली। वेक्टर के क्वेश्चन में जो 11th के बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन को कर देंगे। क्या क्वेश्चन देखिए, if a dot b is equal to क्या a cross b का मॉडुलस, then find the value of a वेक्टर माइनस b वेक्टर। वेक्टर का वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ऐसा करेंगे देखिए, अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो क्या बनेगा a डॉट b जानते हैं बनेगा ab cos थीटा, और ये बनेगा ab sin थीटा। तो यहां अगर मैं लिखूं तो कहानी क्या बन जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 1, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, हम जानते हैं आ जाएगा π/4। तो a और b के बीच में जो एंगल कितना है 45 डिग्री है, और अगर हम बात करें यहां पर 45 डिग्री π/4 बात देखिए है ना, फर्क नहीं पड़ता। हमसे क्या हमें चाहिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो a और b के बीच में कितना एंगल है बच्चों 45 डिग्री। ये b वेक्टर है तो a माइनस b, ये बनेगा हमारा कितना, ये बनेगा माइनस b वेक्टर, ये कितना हो जाएगा 135। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का अगर लिखा जाए मॉडुलस तो कितना आएगा, देखिए बच्चों यहां से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 135 इसका रूट, ये तो आएगा। तो ये कितना है बच्चों, ये है हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1/√2 माइनस साइन, कितना बनेगा -1/√2। कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab इसका रूट। तो ये है इसका मॉडुलस, और हमें कहाँ रखा हुआ है, ये जहाँ लिखा हुआ है ये ऑप्शन है, इट इज गिवन इन द ऑप्शन बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही आसान, ये भी कहाँ से एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड से है, और इसके बारे में बात करें, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। Neutron and alpha particle having same kinetic energy, they are moving in perpendicular to the direction of magnetic field. The ratio of the radius of neutron to alpha particle is x√2. Then we have to find the value of x. यहाँ पे ये हमारे के इंटीग्रेट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सिंपल। तो हम लोग जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी जो रेडियस आती है r, वो कितनी आती है, r इक्वल टू आती है mv/qb। यहाँ m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v है उसकी वेलोसिटी, q है चार्ज एंड v इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज मोमेंटम, मोमेंटम लिखते हैं p इक्वल टू रूट के अंदर 2mk। तो यहाँ से लिखा जाए तो r कितना बन जाएगा बच्चों, रूट के अंदर 2mk डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, qb, ये बन जाएगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर ड्यूट्रॉन का, हम ड्यूट्रॉन को अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बनेगा, 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 4 बॉन्ड न्यूट्रॉन कितना बनेगा, e, 4 न्यूट्रॉन, ये होगा b क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो कहानी क्या बन जाएगी बच्चों, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम ही है, डिवाइड अल्फा पार्टिकल 2He4 क्या बनेगा भाई, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो कहानी क्या बनेगी, इस पर आएगा कितना चार्ज आएगा 2e, और बाई b तो कितना दोनों सेम है। तो अगर बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k से k भी कैंसिल हो जाएगा, b से b भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल बन जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कितना बन गया e/2e। ये कितना देखिए बच्चों लिखा जाए, ये कितना है हमारा, ये है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है एक्चुअली ये, और ये क्या हमारा 4 टाइम्स ऑफ क्या है, 4 टाइम्स जो है क्या जाएगा हमारे इस केस में अगर देखा जाए तो एक्चुअली 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2e/e आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली इनटू कितना आएगा 2, तो कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास कितना आएगा, यहाँ से रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आएगा बच्चों, आएगा √2। हमने क्या देखी वैल्यू इसकी देखी x√2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या होने का इस क्वेश्चन का, x इक्वल टू क्या है बच्चों 1, दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद नोट लीजिए, इसके बाद करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो है एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी रिलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और बर्ड और विंड प्रॉब्लम बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिससे हम बात करते हैं रिवर वैन प्रॉब्लम के बारे में, विंड एंड प्लेन प्रॉब्लम के बारे में, उसी तरह का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a bird is flying in north east direction with a velocity of कितना लिखा है 4√2 मीटर पर सेकंड, and the wind is blowing from north to south with a speed of कितना है 1 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड इन 3 सेकंड। ये बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे भाई, हमसे क्या बोल रहा है, जो बर्ड है वन ऑप्शन ऑफ गिवन टू अस, जो बर्ड है अगर बात करें इसके बारे में, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, बर्ड की जो वेलोसिटी कितनी है वो दैट इज 4√2, किधर है देखिए 4√2, ये 4√2, और इधर इधर मैं मान लेता हूं x, इधर मान लेता हूं y, तो द वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो आ जाएगी बच्चों, क्या जाएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड किसके रिस्पेक्ट में, व्हेन विंड इज नॉट ब्लोइंग, कितनी है देखिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन द ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना होगा ये बच्चों 45 डिग्री होगा, 4√2 cos 45 i क्या है, 4√2 sin 45 j क्या है, कितना बनेगा 4√2 cos 45 i क्या है प्लस 4√2 sin 45 j क्या है, कितना बनेगा बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना आ जाएगा 4i क्या प्लस 4j क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल। व्हेन द विंड इज नॉट ब्लोइंग, और हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो विंड की स्पीड है कितनी है बच्चों, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ विंड वो कितनी है बच्चों
वह 1 मीटर पर सेकंड कहां से कहां, नॉर्थ से ईस्ट साउथ की तरफ। कितना बनेगा 1 मीटर पर सेकंड 1 जे कैप विद माइनस साइन, कितना बनेगा माइनस ऑफ 1 जे कैप। मीटर पर सेकंड में कॉमन से बात है वेलोसिटी। तो हमसे क्या बोल रहा है बताइए यहाँ पर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड। देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ बर्ड आएगी बच्चों, क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आएगी, क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द जो ग्राउंड आ जाएगी। इस केस में कितने में आएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द जो आएगी इस केस में कितनी बनेगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये हो जाएगी। तो जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर देखा जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कहानी क्या आएगी, ये क्या है, ये कितनी हमारी 4i कैप प्लस 4j कैप, ये कितना बनेगा माइनस तो 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है ग्राउंड से में बच्चों कितना आ गया हमारा, ये आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप, सिंपल आसान भाषा में। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी आएगी 4i कैप प्लस 3j कैप। तो इसकी अगर डायरेक्शन में बनाओ यहां पर, तो बनाया तो डायरेक्शन यहां पर, तो कहां क्या बनेगी डायरेक्शन, बना तो उसकी डायरेक्शन दिखा रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी सिंपल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे क्या है इसकी डायरेक्शन। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ये है हमारा 3, ये कितना हमारा बन जाएगा 4। एंगल कितना है बच्चों 37 डिग्री। अगर मैं बोलूं x डायरेक्शन में क्या है हमारा ईस्ट है, यहाँ पे क्या है बच्चों नॉर्थ है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री क्या है बच्चों नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut। तो 5 × 3 इसका जो लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो s कितना बनेगा 5 × 3 कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कहां तक है बच्चों 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हमारा क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक्चुअली दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली बिलोंग्स फ्रॉम एससी और मा। जब आप एससी और मा जो हम कराते हैं एक्चुअली बच्चों को अपनी क्लास में, ऐसे लोग की बुक खोलेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या बोल रहा है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू मून सरफेस एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है km/m² है, while g at moon surface actually is 1/6 of the earth and the weight of the object on the earth is w0 and the weight on moon is w dash। तो बताना है कि जब ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रही है फ्रॉम दिस कॉल्ड अर्थ सरफेस टू मून सरफेस, तो उसका w जो है इसका वेट कैसे चेंज होगा। बहुत ही आसान है, इसको मैं प्रॉपर एकदम अंडरस्टैंडिंग से समझाऊंगा अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से देखिए समझ में आएगा ग्राफ पूरा। ग्राफ को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ खुद ही बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, देखते हैं यहाँ पर। आपको याद होगा अगर हम जब बात करते हैं यहाँ पर क्या कि जब पढ़ते हैं चार्ज में ना, चार्ज में क्या पढ़ते हैं भाई कि अगर ये कोई m मास का अगर q चार्ज है, तो q चार्ज है सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है वेरिएशन आपने पढ़ा होगा, बाहर कैसे आता है ऐसे आता है ना, E वर्सेस R ग्राफ आपने पढ़ा होगा है ना। इसी तरह से हम बात करें अगर चार्ज लेकर मास ले लें, तो मास लेते हो तो कहानी क्या होगा कि यहाँ पर आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो कैसा आता है ग्राफ ऐसा आता है नेगेटिव आता है ना, बाहर पहले बढ़ता है फिर क्या आता है फिर घटता जाता है, ऐसा आता है ना, ये आता है सिंपली नेगेटिव में। ये स्ट्रेट लाइन है, ये बन गया r² से। तो एक्चुअली क्या है, ये है अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक जी बढ़ेगा, एक्चुअली ग्रेविटी बढ़ेगा, इसके बाद बन गया से घटेगा, ठीक है ना। तो अगर बात को यहाँ पर देखिए अर्थ और मून के बारे में, ये हमने देख समझा। अब बात करते हैं अर्थ से मून के बारे में। ये अर्थ है, यहाँ पर मून है, तो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिए यहाँ फटाफट कैसे बनेगा देखिए। तो अगर बीच में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो g की वैल्यू क्या होगी, धीरे घटती है, बढ़ती है घटती है, और बीच में यहाँ पे कहीं पर क्या होगा, जोन पर जो एक्सलेशन ड्यू टू अर्थ है उधर की तरफ होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के पीछे की तरफ होगा, या फिर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है पीछे की तरफ, और मून की जो किधर होगी आगे की तरफ, दोनों आपस में कहीं पर कैंसिल हो गए। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा कुछ देखिए, पीछे की तरफ डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव, आगे की तरफ टेकन एज पॉजिटिव, ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। ये अपना आएगा सिंपल, जैसे वो ग्राफ करता है डिग्रीज, और ये यहाँ पर किस करेगा आपके सरफेस पर, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये किसका वेरिएशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड का। ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, जहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है कितनी इजी 0 है, ये ग्राफ बनेगा। और हम जानते हैं वेट क्या होता है भाई, मास इनटू दैट
लिखा जाएगा यहाँ पर वेट क्या होगा, मास इनटू डेट एच इनटू ग्रेविटी m इनटू ईजी, ये फोर्स है तो फोर्स ही तो होता है वेट, F इक्वल टू m इनटू ईजी। तो हमको तो यहाँ पर डायरेक्शन का साइन लेना नहीं, हमको तो कहना है मैग्नीट्यूड, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट वो हट जाएगा, ग्राफ क्या बन जाएगा ये वाला अपना, है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा और ग्राफ क्या बन जाएगा भाई वेट m इनटू ईजी, ये ग्राफ बन जाएगा। ये तो बता रहा था किसका ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन आ रहा था, जब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसका वेरिएशन था, ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा ये वाला। यहाँ पर कितना वेट होगा m इनटू g, m जी बनेगा वेट w, यहाँ कितना ग्राफ बनेगा भैया mg by 6 मतलब w by 6, तो ये है वेट का वेरिएशन सिंपल भाषा में। तो ये जहाँ पे दे रखा है भाई हमारा वेरिएशन है, ये वेट का वेरिएशन है सिंपल, तो कहाँ बनेगा हमारा देखा जाए तो आंसर क्या हमारा a b c कहाँ पर है। और आसान भाषा में एक लाइन में अगर बोलना ऐसे बोल सकते हैं भाई क्या हो, देखो इस लाइन पर बात क्या होगी तो कहानी क्या होगी, यहाँ पर जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ को डोमिनेट करेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, वहां पर क्या होगा नेट वेट जीरो होगा, तो धीरे धीरे वेट घटता आएगा, बाद में फिर क्या होगा मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डोमिनेट करेगी तो वेट बढ़ता आएगा सिंपल। और वेट कैसा होता है पॉजिटिव, ये हमारा ग्राफ रहेगा, आंसर क्या हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी सिंपल ग्राफ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कितने क्वेश्चन हमारा लेवल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, एनडीए वाले जो है एक्चुअली अपने साथ क्या है मतलब मजाक कर रहे हैं, फिजिक्स में पेपर देखते तो ऐसा लगता है कि एकदम क्या ही बनाया है उन्होंने, मस्ती मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही आसान, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इनटू Q इज कैपिटल स्मॉल Q माइनस स्मॉल q, if capital Q by small q is equal to x, then such that the positive force acting between them is maximum, then find the value of x। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, हमने क्या इस q चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक स्मॉल q में और q माइनस q में, और तो हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर एक दूसरे से लेट्स कॉल सर्टेन डिस्टेंस r रखा हुआ है, such that उनके बीच में लगने वाला जो पॉजिटिव फोर्स है F that is what maximum, ओके तो कितना फोर्स लगेगा F is equal to k q1 q2 divided by r का स्क्वायर। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट क्या हो मतलब कि इसके फोर्स मैक्सिमम हो, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम आप क्या कर दो उसको df by dt को कितना कर दो 0 कर दो, तो उसको अच्छे से दिखा है कहानी क्या बनेगी k q into स्मॉल q minus q स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा r स्क्वायर, सिंपल मैथ करके लिखा है, वापस इसको जोड़ देंगे कितना बनेगा, देखिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम का लिखा जाए कहानी, तो कहानी क्या बनेगी बच्चों df by dq equal to 0, तो अगर df by dq निकालें तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, देखिए ये तो कांस्टेंट है k by r स्क्वायर, इसे करेंगे डिफरेंशियल बनेगा कैपिटल Q माइनस कितना बनेगा 2q, दैट इज इक्वल टू होना चाहिए कितना 0, 0 करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों कैपिटल Q इक्वल टू आएगा 2 into स्मॉल q, तो कैपिटल Q by स्मॉल q इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। मतलब हर मतलब 12th का बच्चा जो है इस क्वेश्चन को जानता है, बहुत इतना आसान क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो रहा है आगे x इक्वल टू दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान बता रहा है एक्चुअली, बहुत आसान। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी से बिलोंग करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एग्जाम क्लास में कराया जाता है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, an element is decaying through a simultaneous reaction, half lives are actually 1400 second and 1600 second, find the time when number of nuclei remains n naught by 3 where n naught is the initial number of nuclei। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, बात करें यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। इसका जो a है वो क्या है साइमल्टेनियसली डिके हो रहा है b और c में, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ t1 है, इसकी हाफ लाइफ t2 है। तो हम ये जानते हैं एक्चुअली क्या है कि जो नेट इफेक्टिव हाफ लाइफ आती है 1/t और इक्वल टू 1/t + 1/t2, कहां से आता है बताइए, आता है लैम्डा, इसके लिए जो डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, इसके लिए लैम्डा 2 है, तो लैम्डा इफेक्टिव जो आएगा वो लैम्डा 1 + लैम्डा 2 के बराबर होगा, इसे लिखेंगे ln2/t t हाफ इक्वल टू बनेगा ln2/t हाफ प्लस ln2/t हाफ। तो यहाँ से क्या आएगा 1/t इक्वल टू 1/t होगा 1/t, कर सकते हैं खुद ही करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ में 1 में यहाँ से जो इफेक्टिव जो आ रही हाफ लाइफ जो 1/t इक्वल कर देना है 1/1400 प्लस कितना बनेगा 1/700, सॉल्व करते हैं कितना बनेगा, इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो क्या बनेगा, काम करते हैं इसमें 2 से करते हैं मल्टीप्लाई और 2 से मारते हैं डिवाइड, बनेगा 1/400, तो यहाँ से कितना आ जाएगा t जो आ जाएगा हाफ लाइफ आ जाएगी हमारी 1400/3 सेकंड, तो जो नेट इफेक्टिव हाफ लाइफ जो आ जाएगी इस पूरे प्रोसेस के लिए कितनी आएगी 1400/3।
तो इनिशियल नंबर ऑफ पीपल एन नॉट थे, कितने टाइम बाद एन नॉट पे 3 हो जाएंगे। हम जानते हैं रिजल्ट फूड एंड छोटी फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इफेक्टिव। तो लिखा है आंसर n कितना है, हम तो बोले रिमेनिंग नंबर ऑफ पीपल कितने होते हैं, n नॉट बाय 3 इज इक्वल टू बनेगा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा को छोड़ते हैं, लैम्डा ये लैम्डा इफेक्टिव एक्चुअली अपना जो t कितना आ गया 3 की पावर माइनस का इसलिए 3 की पावर माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा। तो e टू द पावर लैम्डा t इक्वल हो जाएगा कितना 3, अगर लॉग ले लें यहाँ पे दो साइड कितना बनेगा, यहाँ पे लैम्डा t इक्वल हो जाएगा ln 3, t कितना आ जाएगा टाइम ln 3 बाय कितना बनेगा बच्चों, लैम्डा। लैम्डा कितना होगा ln 2 बाय t हाफ, कितना बनेगा t आ गया अपने यहाँ से ln 3 डिवाइड बाय कितना बनेगा ये ln 2 बाय t हाफ कितना लिखा बच्चों। तो यहाँ जो टाइम आ जाएगा हमारा एक भी क्या टाइम जो t डैश कर दो प्लीज, तो हमने यहाँ पे t हाफ को t से लिखा हुआ है, तो t डैश कर दो कितना लगेगा, t डैश कितना आ गया बच्चों, t डैश आगे हमारा कितना देखिए t हाफ कितना है 1400 बाय 3 लिखा हुआ है, इनटू कितना आ गया ये ln 3 बाय कितना आ गया हमारा ln सेकंड। तो ये है हमारा क्या एक्चुअली हाफ लाइफ। इतने टाइम के बाद कहानी क्या हो जाएगी, नंबर में कितना 1/3 होंगे। तो ये कहां लिखा है, जहां लिखा हमारा वही आंसर है 1400 बाय 3 ln 3 बाय ln 2 सेकंड। कहां दिया हुआ है, जो गलत है ln 2 है, ये गलत है, ये भी गलत है, 5 यहाँ 3 ये लिखा है। तो ये हमारा जो इस केस में क्या है, बहुत ही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने सिंपल एलिमेंट के इफेक्टिव हाफ रेट निकाली, इसके बाद सिंपली क्या किया हमने दैट रिजल्ट फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली दैट बिलोंग्स टू रोलिंग, एक्चुअली क्या बोल रहा है, a disk of mass and radius r is released from rest. If it takes t1 second to slide down to a smooth plane and t2 second is the time taken to roll down through the rough plane such that t2 by t1 कितना है √3 by x बताना है। तो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला, एक बार ये कि प्लेन कैसा है, स्मूथ है, तो सिंपली ये बॉडी क्या है, ये डिस्क है मास और डिस्क की, सिंपली क्या है, सिंपली स्लाइड करते हुए आएगी। और दूसरे केस में क्या है, सरफेस रफ है, इसमें से क्या होता है यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा इस पर, तो बॉडी को रोल कराएगा। तो पहले वाले केस में टाइम लगता है t1, दूसरे केस में टाइम लगता है t2, तो हमें t2 by t1 का रेशियो बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले कैसे बात करते हैं, जब ये बॉडी स्लाइड करेगी, पहले इसकी बात करें तो कहानी क्या होगी, इस पर क्या लगेगा mg sin थीटा, और इस केस में क्या होगा mg cos थीटा लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। तो मैंने इसको दिखाया नहीं है mg cos थीटा नॉर्मल को, क्योंकि उससे फालतू क्या डायग्राम गंदा जाएगा, हम जानते हैं लगेगा, इसको दिखाया नहीं। ये जो है हमारा कितना है, इस बॉडी का वो आएगा g sin थीटा। बॉडी सिंपल क्या होगी, g sin थीटा से करेंगे स्टेटस को बता रहा हूं समझाने के लिए। बिकॉज़ ऑफ दिस mg sin थीटा बॉडी का एक्सप्रेशन आएगा g sin थीटा, और मान लेते हैं कि लेंथ अपनी क्या एक भी लेंथ जो है l के बराबर है, इसका दिस लेंथ इज l, तो कितना टाइम लगेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो l इक्वल टू बनेगा कितना ut प्लस हाफ इनटू a कितना है हमारा g sin 30 इनटू t का स्क्वायर, t कितना है t1। तो t1 कितना है बच्चों हमारा 12 बाय g sin 30 इसका रूट, ये बन जाएगा हमारा क्या t1 पहले वाला केस। दूसरे वाले केस में क्या है, जब बॉडी का रोल डाउन करेगी तो यहाँ पे देखिए सरफेस कैसा है, रफ है, तो ये मान लेते हैं क्या है, यहाँ से थोड़ा बॉडी को, और इस केस में कहानी क्या होगी देखते हैं ना फटाफट। तो क्या होगा देखिए बच्चों, यहाँ पर कहानी क्या होगी, यहाँ पे लगेगा mg sin 30 थीटा, सॉरी 30 नहीं थीटा है, 30 नहीं है थीटा है, जनरल थीटा है, सॉरी इट्स नॉट 30, ठीक है। तो कहानी क्या होगी यहाँ पर कितना है, देखिए mg sin कितना है mg sin थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा mg cos थीटा, यहाँ पर रहेगा नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेगा यहाँ से। और हम जानते हैं ये वाला पॉइंट है, तो बॉटम पॉइंट वो ICR है, बॉटम पॉइंट ICR, उसके बाद बॉडी जो होगी वो अल्फा से घूमेगी। तो भाई इस पॉइंट की बात करें तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल का 0 और mg cos थीटा का 0, तो इसका टॉर्क रहेगा कितना mg sin थीटा के टॉर्क कितना मिलेगा देखिए, तो mg sin थीटा इनटू r अबाउट पॉइंट, अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। टॉर्क आएगा दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, i अबाउट पॉइंट p बोलता हूं, I p into alpha, p is the point about which पे बात करें बॉडी क्या है, यहाँ पर प्योर रोटेशनल मोशन में होगी। कितना बनेगा mg sin थीटा into r इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों, I p कितना बनेगा देखिए, इसके अबाउट ये क्या है, डिस्क है, डिस्क है, mr स्क्वायर बाय 2 शिफ्ट करेंगे कितना आएगा 3 बाय 2 mr स्क्वायर, तो 3 बाय 2 mr स्क्वायर into अल्फा, r से आ गया। अगर बात करें कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो a इक्वल टू कितना आएगा इस केस में r अल्फा, ऐसे निकालते हैं इसका, अदरवाइज आप फार्मूला भी प्रूव कर सकते हो ना, फार्मूला याद रखते हो। मैं उनके बता रहा हूं, उनको फार्मूला याद नहीं करना,
अदरवाइज फॉर्मूला लिया तो g स्टैंडर्ड डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर उससे भी आता है, ठीक है। तो अदरवाइज हम यहाँ फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, सिंपल, बहुत आसान है। तो कितना है देखिए r अल्फा क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो a यहां से कितना आएगा बच्चों, m से m कैंसिल होगा, a यहां से क्या जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन r अल्फा आएगा 2/3 g sin थीटा, याद आएगा। बस अब तो कहानी खत्म होगी बच्चों। अब इसको क्या करना है, ये l लेंथ कवर करनी है इतने एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखोगे s ut प्लस हाफ t स्क्वायर, l कितना बनेगा हाफ, तो यहाँ लिखते हैं हाफ इनटू कितना बनेगा, l हो गया हाफ इनटू ut प्लस हाफ t स्क्वायर इनटू 2/3 g sin थीटा इनटू थीटा स्क्वायर, याद आएगा। अगर t2 टाइम मिलेगा, t2 कितना आएगा बच्चों, t2 आएगा 2l बाय, देखिए g sin थीटा तो ये आ गया हमारा बेटा, इनटू क्या आएगा 3/2, 3/2 इसका, याद आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा t1 है, ऑप्शन नंबर ये वन आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। और मैं लिखूं t2/t1 तो बच्चों कितना है, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा √3/2, अगर ऊपर से मैच कराएं तो हमसे x की वैल्यू दिखेगी, x क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं, फटाफट देखिए एक लाइन में कैसे करते हैं इसको, मैं क्या आराम से जानने की समझा के बताया। एक लाइन में सिंपल बॉडी क्या है साइड करेगी, तो s कितना है यहाँ पर इसका, ये sin थीटा, सीधा सीधी क्वेश्चन आएगी लाइन में। दूसरा यहाँ पर आप इसको लिखोगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होता है, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इसके अगर बात करें से कितना बनेगा k स्क्वायर का 1/2, वैल्यू पुट करेंगे सीधा वहां से मिल जाएगा, आपको सीधा 1 यूनिट डायरेक्ट मिलेगी। इसके बाद दूसरी क्वेश्चन फिर डिवाइड करना है, सिंपल है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब रोटेशन क्वेश्चन आया है तो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन क्या है, दैट बिलोंग्स टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b = 5 × 10⁻³ टेस्ला एंड इट रोटेटेड इन सर्कुलर रेडियस r = कितना है 3 मिलीमीटर, फाइंड द बटन बाय द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हम जानते हैं, देखिए अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसका बटन कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बटन कितना आता है, 0 आता है हमेशा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, वो वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा होता है परपेंडिकुलर। तो जो अगर लिखा जाए यहाँ पर F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स हमेशा F डॉट B कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा इस केस में, A इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बढ़ते हैं आगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज T1 व्हेन लेंथ इज L1 एंड टेंशन इज T2 व्हेन इट्स लेंथ इज L2, फाइंड द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये क्या है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसमें इसकी क्या है, जब हम इसको एलोंगेट करते हैं तो इसमें क्या है टेंशन की क्रिएट होता है, इट इज सिमिलर लाइक ए स्प्रिंग एक्चुअली। तो क्या देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, मान लेते हैं स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है, और जो क्या करते हैं यहाँ पर इसको पकड़ के क्या करते हैं एलोंगेट करते हैं, तो उसमें टेंशन होती है कितनी होती है T1 होती है, सजा इसकी लेंथ कितनी है, L1 के बराबर, ये लेंथ L1। तो इसमें कितना है एलोंगेशन बच्चों, L1 - L0, सिमिलर लाइक स्प्रिंग। तो बात करें तो T1 कितना बनेगा, K L1 - L0, यहाँ K क्या है इसका, यहाँ पर बात करें तो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है। जब इसको पकड़ खींचते हैं इसके L2 आती है, टेंशन T2 है, T2 कितना बनेगा, K L2 - L0। यहाँ दोनों से K को निकाल लेते हैं और बराबर कर देते हैं, T1 बाय कितना बनेगा, L1 - L0 इक्वल टू बनेगा कितना, T2 डिवाइड बाय L2 - L0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कितना बनेगा, देखिए T1 L2 माइनस T1 L0 इक्वल टू कितना है बच्चों, T2 L1 माइनस कितना बनेगा, T2 L0। इधर करते हैं सॉल्व, इसको तो ले आता है कितना बनेगा, T2 माइनस T1 इनटू L0 इक्वल टू कितना बनेगा, T2 L1 माइनस T1 L2। तो यहाँ से जो L0 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइड बाय कितना बनेगा बच्चों, T2 माइनस T1। तो हमारा ये ऑप्शन जहाँ रखा है भाई हमारा ऑप्शन है, तो T2 L1 माइनस T1 L2 कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ लिखा है T1 प्लस T2 और इक्वल रखा है यहाँ पर, यहाँ T2 माइनस T1। करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या है, D। तो D इज द एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली वेव, और क्या बोल रहा है, ए ट्रैवलिंग वेव मूविंग विद वेलोसिटी v, the equation of wave at 2 instant time t equal to 0 है and time t equal to 3 second is given by y equal to 1 plus x square y divided by y equal to 1 divided by this number and y equal to 1 divided by this number respectively.
फाइंड द स्पीड ऑफ वेव वेयर y इज इन मिलीमीटर एंड x इन सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करने के लिए बहुत अच्छे कर सकते हैं। दो तरह से इसको करके दिखाऊंगा। पहले एक लाइन में करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले तो काम करते हैं, ये हमें क्या देगा y व्हाट इज x फंक्शन दे रखा है ना, मतलब बात में अगर क्या y जो है यहाँ पर वेव ऐसे मूव कर रही है तो इसको बना तो प्लॉट करता हूं मैं। ऐसे प्लॉट को वेव जो इक्वेशन देखने में कैसी होगी, तो x 0 पे देखिए y कितना आएगा, x 0 पे आएगा 1, x 0 पे y कितना आएगा 1। और यहाँ पर बात करें x स्क्वायर है तो जिस तरह से पॉजिटिव x में वैरी करेगा वैसे नेगेटिव x में वैरी करेगा। तो अगर बात की जाए तो x टेंडिंग टू जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y वैल्यू घटती जाएगी, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ऐसे यहाँ पर x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। कैसा ग्राफ बनेगा देखिए, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये है वेव पल्स, ये जो x दिखाई देगा ऐसे। तो ये वेव पल्स है कहाँ पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, इसके लिए ये है टाइम t इक्वल टू 0 पर, और अगर बात करें टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पे, इसको प्लॉट करते हैं। देखिए एट x इक्वल टू बात करें यहाँ पर 0 पर तो y कितना आएगा 1/2, यहाँ पर y 1/2 आएगा। इसको मैं दूसरी तरह से प्लॉट करता हूँ, इस तरह से प्लॉट करता हूँ। और अगर बात करें तो यहाँ पर ये नंबर 1 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी -1। जब इसको डालेंगे -1 तो नंबर कितना होगा, ये नंबर 0 होगा, और y कितना आएगा 1। तो मतलब x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, x इक्वल टू -1 यहाँ कहीं पर इसका मैक्सिमम मिलेगा। और ये पूरा पूरा जो प्लॉट है वो क्या आगे शिफ्ट हो जाएगा, और वेव दिखाई देगी ऐसे। ये वेव में वैल्यू को जैसे दिखाई देगी। तो एक्चुअली कहानी क्या बनेगी देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो वेव है ये 3 सेकंड में कितना शिफ्ट हो गई, ये 3 सेकंड में शिफ्ट होगी कितना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसकी वेलोसिटी कितनी है कि v इक्वल टू कितना आएगा, हम लिख रहे हैं तो 1 डिवाइड बाय कितना आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक लाइन में आंसर सीधा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर इज कैलकुलेटर। एक तरीका तो ये है इसको शुरू करने का, और एक और तरीका है बच्चों, एक और तरीका आप जानते हैं इसको अगर करना चाहे फंक्शन से, तो हम जानते हैं भाई क्या होता है कि जो फंक्शन होता है यहाँ पर y एज ए फंक्शन ऑफ ऐसे लिखा हुआ है, तो कैसा बनेगा फंक्शन आएगा तो बच्चों आएगा, ये आएगा फंक्शन आएगा x + -bt का फंक्शन आएगा। x + -bt का फंक्शन आएगा तो मैं ये लिखा है वेव इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखा जाए तो y क्या आएगा, एक तरीका तो ये था। एक और तरीका देखिए क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x + -bt का स्क्वायर आएगा। अब भाई अगर बात करें यहाँ पर प्लस कब होता है, जब वेव नेगेटिव से मूव करी, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है देखिए नंबर बात करें जो कि t पॉजिटिव होगा v पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो bt कितना आ गया, bt इक्वल टू कितना है बच्चों 1, और t कितना है अपना 3 सेकंड 1 सेंटीमीटर सॉरी, t कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये दो तरीके हैं कुछ करने के सिंपल, एक तो अपन ग्राफ से कर सकते हैं, दूसरा क्या अपन इक्वेशन से कर सकते हैं। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज एक्चुअली बच्चों का इसका कैलकुलेटर, सी इज द कैलकुलेटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on a horizontal platform and 3 blocks each of mass 20 kg are arranged as shown in figure। तो क्या बोल रहा है 10 kg है, 20 kg है, 20 kg 20 kg है। If the platform accelerates downward with the acceleration of 2 meter per second square then the normal force acting between 10 kg and 20। क्या बोल रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें रखा हुआ है, अगर सिस्टम जो है नीचे की तरफ क्या है बात की जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a से करेक्टली एक्सेलरेट, तो हमसे बोल रहा है इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो कितना होगा उसकी वैल्यू निकालिए। हम एक काम करते हैं बच्चों, देखिए तरीका देखिए, इसको अपन मान लेते हैं क्या सिस्टम, बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल करते हैं तरीका देखिए। तो सिस्टम मान ले इसको, यहाँ पर ये जो हमारा पूरा पूरा पार्ट जो है एक्चुअली क्या है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और सिस्टम देखिए उसको मानो सिस्टम लोग इसको मानो यहाँ पे ये सिस्टम हमारा, दिस इज आवर सिस्टम, दिस होल पार्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सिस्टम है इसको माना है इस वाले पार्ट को। कहानी देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इस वाले पार्ट पर इसको सिस्टम मान के सिस्टम है, इस पर ये कितना 20 जी नीचे की तरफ ब्लैक कलर से कर देता हूं, 20 जी किधर नीचे, 20 जी नीचे, सिस्टम हमारा क्या ये वाला है 20 जी किधर है नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहां से लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और एक नॉर्मल है ऊपर। तो अगर मैंने इस वाले पार्ट सिस्टम माना हुआ है तो देखिए बच्चों क्या होगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा 20 20 20 कितना आएगा 60 जी नीचे की तरफ आ जाएगा, और नॉर्मल फोर्स 12 लगेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से सिस्टम पूरा का पूरा है वो कितने ये जो कितना मास है 60 मास है इसका, ये कितने से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, जिसको मैंने इलेक्ट्रिक मान लिया समझने के लिए ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है बच्चों। और इसको हमने मान लिया कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक्चुअली सिस्टम ये वाला पार्ट पर 20 वाला, तो ये इंटरनल फोर्स आएंगे उनका कोई रोल ही नहीं रहेगा, फिर ये बनेगा 600 माइनस 12 इक्वल टू कितना बनेगा 120, तो यहाँ से
तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों आएगी, आ जाएगा अपना 480 न्यूटन। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 240 न्यूटन। बहुत ही आसान है। तो नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा अलग अलग, यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा 240, टोटल लगेगा 480, बट एक जगह बात करें कितना लगेगा 240। 240 हमारा आंसर है। कहाँ रखा है हमारा, जहाँ रखा भाई हमारा आंसर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू फ्रॉम साउंड, एक्चुअली साउंड वेव डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही फेमस, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही सारे हर क्लास में क्वेश्चन किया जाता है और इसे करने के बहुत सारे मेथड हैं। चलिए कैसे करते हैं फटाफट। क्या बोल रहे हैं, कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी वॉल मेकिंग अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है एक्चुअली 400 हर्ट्ज। द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ कार इज 500 हर्ट्ज, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो क्या बोल रहा है, ऐसे देखिए कुछ है क्वेश्चन कि ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पर एक कार है और मान लेते हैं हमसे बोला है वी डैश स्पीड जा रही है, वी क्या स्पीड ऑफ साउंड है और ये एक हॉर्न ब्लो कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 400 हर्ट्ज है। और यहाँ पर एक क्या है फिक्स्ड वॉल है। तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ से जो है इसे फ्रीक्वेंसी लिमिट होगी, साउंड लिमिट होगी, वो यहाँ पर ये वॉल करेगी रिसीव। इसके बाद क्या होगा, वही साउंड होगा रिफ्लेक्ट, तो ये से ये दोबारा सुनेगा। इसको दो स्टेप में कर सकते हैं, अथवा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो शॉर्टकट भी होता है देखेंगे। एक तरीका तो क्या है कि भाई वॉल जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी तो उस केस में क्या है, ये बनेगा सोर्स और ये बन जाएगा ऑब्जर्वर। दूसरे वाले को कहानी में क्या होगा भाई, अब ये क्या बन जाएगा सोर्स और ये बन जाएगा ऑब्जर्वर, तो एनर्जी फिर से रिसीव करेगा, फिर से क्या साउंड रिसीव करेगा। अदरवाइज शॉर्टकट देखिए एक लाइन में क्या तरीका होता है कि भाई अगर वॉल स्टेशनरी हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है इस कार की बना सकते हैं क्या मिरर इमेज एक लाइन में, और मान सकते हैं क्या कि भाई ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर है और ये क्या है हमारा सोर्स, और वही कार आ रही है कितनी स्पीड से बच्चों वी डैश स्पीड से आ रही है और सेम ही क्या है सेम फ्रीक्वेंसी क्या 400 हर्ट्ज को क्या है ये एमिट कर रही है। और अब ये जो क्या है ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी उसको ये सुनेगा, जो कि हमारा कितना है 500 हर्ट्ज है। तो अब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय दिस ऑब्जर्वर कितना आएगा, इसको क्या करते हैं यहाँ पर एफ लेता हूं, तो एफ डैश इक्वल टू कितना बनेगा एफ इनटू क्या बनेगा v डिवाइड बाय लिखा जाए यहाँ पे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मुड़ रहा है टुवर्ड द सोर्स कितनी स्पीड से बच्चों v डैश की स्पीड से, क्या बनेगा v प्लस v डैश डिवाइड बाय v, यहाँ पर सोर्स किधर आ रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर कितना बनेगा v माइनस v डैश। f डैश कितना है हमारा 500 हर्ट्ज, ये कितना है हमारा 400 और ये कितना बन गया हमारा v प्लस v डैश डिवाइड बाय कितना बनेगा v माइनस v डैश। कैसे लोगे कितना बनेगा बच्चों 5/4, इधर आएगा कितना बनेगा 5v माइनस 5v डैश इक्वल टू कितना बनेगा 4v प्लस 4v डैश। तो यहाँ से लिखा जाएगा कितना बनेगा, देखो इसको देखिए 9v डैश इक्वल टू कितना बन गया v, यहाँ से v डैश कितना बन गया v बाय 9। तो स्पीड ऑफ द कार कितनी आ गई बच्चों v बाय 9 हमारा आंसर कर देंगे इस केस में, दैट c इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये शॉर्टकट एक लाइन में तरीका है, अदरवाइज आप वॉल को क्या पहले मानेंगे ऑब्जर्वर, उसके बाद क्या है वॉल बनेगी सोर्स, ये बन जाएगा ऑब्जर्वर, उससे भी कर सकते हैं। ठीक, हमने तो एक लाइन में क्वेश्चन किया, कैसे करते हैं फटाफट, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लास क्वेश्चन एक्चुअली नंबर चेंज और क्या है ड्यू टू सेम ऐसे क्वेश्चन करते हैं क्लास में बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये भी क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a current of 5 ampere is flowing through a magnesium wire, the current density is making an angle 60 degree with the area vector, find the electric field। बहुत ही आसान, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोले, ये क्या है, ये एक्चुअली एरिया वेक्टर है और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर और जो करंट फ्लो कर रही है करंट डेंसिटी है जे वेक्टर, तो जे वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है, जे वेक्टर इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एरिया वेक्टर। तो हम जानते हैं I इक्वल टू कितना होगा बच्चों जे वेक्टर डॉट जे डॉट है कि नहीं, जे डॉट है। तो हमसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या कहते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं करंट डेंसिटी, इसके बाद क्या लगा देंगे G इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, वहां से इलेक्ट्रिक मिल जाएगी, बहुत ही आसान है। तो कितना बनेगा देखिए यहाँ पर क्या आएगा J इनटू J वेक्टर J इनटू A इनटू cos J इनटू A इनटू cos 60 डिग्री। तो I कितना रखा बच्चों यहाँ पर करंट डेंसिटी की 5 हो गया, तो J इक्वल टू कितना आ गया A हमारा कितना बच्चों है 2 मीटर स्क्वायर और cos 61/2, तो यहाँ से करंट डेंसिटी कितना आ गया 5 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कितना कि भाई J इक्वल टू कितना होता है बच्चों सिग्मा E होता है, जहाँ सिग्मा क्या अपना इलेक्ट्रिक J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर होता है। यहाँ पर क्या है एक्चुअली सिग्मा क्या है एक्चुअली यहाँ पर बात करें कंडक्टिविटी है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 बाय कितनी होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, स्केलर फॉर्म में क्या बन जाएगा वेक्टर हट जाएगा यहाँ पर, स्केलर फॉर्म में सेम कहानी बन जाएगी।
तो कहानी क्या देगा, जे इक्वल टू आ जाएगा कितना यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो इनटू ई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना बनेगा यहाँ पर जे इनटू रो। जे कितना बच्चों यहाँ पर, जे में रखा है 5 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, रो कितना में रखा है यहाँ पर कितना 11 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, वोल्ट पर मीटर, कितना आ गया 55 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो हमारा इसका कहाँ लेते हैं कोई, हमें रखा है एक्चुअली ये ए में, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। आप फिर नेक्स्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद जी इक्वल टू सिग्मा ई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, दैट आल्सो बिलोंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a ball having charge to mass ratio 8 microcoulomb per gram is placed at a distance of 10 cm from the ball. Suddenly an electric field of 100 Newton per coulomb is switched on. Assuming position to be elastic, find the time period of oscillation. ऑप्शनल आर्गुमेंट बस। क्या बोल रहा है, बॉल है, इस पर चार्ज क्यू मान लेते हैं मास है में, और एक बॉल हमें रखी है। सर ये बॉल हवा में कैसे रखी हुई है, बट ये बॉल हवा में रखी है, इसको ऊपर देखिए क्या है, ग्राउंड रखी है, mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, दिस बॉल इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अचानक से इस पर चार्ज क्यू है, एक्चुअली इस पर मास m है, और अचानक से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं, इसकी वैल्यू E इज गिवन टू अस। क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, इस पर तुरंत एक QE फोर्स लगेगा, इस QE फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका एक एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना QE/m। तो ये बॉल जो होगी क्या, अब इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, आगे भागना शुरू करेगी, और क्या होगा, यहाँ पे जाके बॉल से टकराएगी, और टकराने के बाद परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, तो क्या है, पीछे उसी स्पीड से वापस आएगी। ये आएगी इसी लाइन पर, बट मैंने बनाया इसे कहाँ पर, से नीचे है, ठीक है ना, समझाने के लिए। अब जब ये जैसे बॉल पीछे की तरफ आएगी, तो क्योंकि बॉल ये अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, तो इस समय क्या होगा, इस समय इस पर अभी भी फोर्स क्यू लग रहा होगा, तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा अभी भी इधर पीछे की तरफ QE/m। तो ये बॉल धीरे धीरे डिसोलेट होगी, और डिसोलेट होने के बाद क्या होगा, सेम डिस्टेंस चल के यहाँ पर आगे रुक जाएगी। और क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लग रहा है, चार्ज क्योंकि मेंटेन है, तो बॉल क्या होगा, फिर से एक्सेलरेट होगी, जाएगी बॉल से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, फिर से वापस आएगी। और ये मोशन क्या लगातार बार बार चलता रहेगा, इसके ऑसिलेशन ऐसे होते रहेंगे, और जितना टाइम यहाँ लगेगा उतना टाइम यहाँ लगेगा, क्यों, बिकॉज बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका जो वन ऑसिलेशन होगा क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाना और लौट के वापस आना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इसका टाइम, जाने का टाइम और आने का टाइम, टोटल कर लेते हैं कैलकुलेट। देखिए बहुत ही आसान है भाई। तो मैं मान लूँ डिस्टेंस कितनी है, d के बराबर है, तो इसका इस पॉइंट से जहाँ भी बॉल प्रेजेंट है, यहाँ से कहाँ तक जाने में, एक्चुअली इस बॉल तक जाने में अगर टाइम निकाल लेते हैं, उसका डबल होगा भाई, हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। s कितना है d, u कितना है 0, हाफ हाफ है, a कितना है q चार्ज मान लेते हैं इस पर QE/m into t का स्क्वायर। t कितना बनेगा, रूट के अंदर 2m into d बाय कितना बनेगा बच्चों, बाय कितना आ जाएगा QE। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बनेगा 2t, t कितना आ गया हमारा, मैथ करिए, 2 into 2m d by कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा q into e। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है ना। एक काम करते हैं, पहले q by m की वैल्यू को अच्छे से ले लेते हैं। q by m कितना आएगा, कितना है 8 माइक्रोकूलम, 8 into 10 to the power minus 6 कूलम डिवाइड बाय कितना है 10 to the power minus 3 kg, तो आएगा 8 into 10 to the power minus 3 कूलम पर kg, ठीक है। आप पुट करते हैं फटाफट, देखिए सीधा आंसर आएगा। t इक्वल टू कितना बनेगा भाई, 2 रूट के अंदर 2 into, अब बात करें यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, देखिए 2 into d कितना हमारे पास, d देखते हैं, d कितना हमने रखा है, कहाँ गया d रखा है अपने, यहाँ पे क्वेश्चन है d है 10 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा 2 into 10 into 10 to the power minus 2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों अपना 100 न्यूटन पर कूलम, और q by m कितना बच्चे 8 into 10 to the power minus 3 कर दे मल्टीप्लाई, 8 into 10 to the power minus 3 नीचे आ जाएगा। देखिए कितना हो गया, ये हमारा बनेगा 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1 बनेगा, और ऊपर भी करेगा 10 to the power minus 1, कैंसिल होकर कितना बनेगा, ये आएगा 4, तो रूट लेंगे 2, तो 2 by 2 कितना बनेगा 1, तो टाइम पे कितना जाएगा अपना 1 सेकेंड। तो जहां हमें दे रखा है भाई हमारा क्या बच्चों ऑप्शन है, कहां रखा है आपको, तो बी इज द आंसर, तो बी इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये हमारा क्या है, एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है,
Light emitted by hydrogen gas corresponding to transition from n equal to 3 to n equal to 2 incident on a metal plate, and the electron entered from the plate with maximum kinetic energy enters a magnetic field of given to us 5 × 10⁻⁴ Tesla perpendicularly. The radius of path इतना इतना तो बताना है bulk function of metal. बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पर, बस क्या चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें. देखिए बहुत ही आसान क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पर जो है एटॉमिक फिजिक्स को और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को आपस में कंबाइन किया हुआ है. बहुत आसान है, देखिए करते हैं. तो ये क्या है, जो थर्ड अगर बात करें यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू ये 1 ये 2 ये 3, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू हमारा कितना है 2 है, और ये n इक्वल टू कितना है 3 है. इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन गैस एटम में कहाँ से कहाँ आ रहा है, एक्चुअली हमारा 3 से 2 में आ रहा है. तो जो ट्रांजिशन होगा, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, दैट एनर्जी इज फॉलिंग ऑन मेटल प्लेट. तो जो एनर्जी रिलीज होगी हम निकाल सकते हैं कितनी एनर्जी होगी. देखिए कितना आएगा E3 माइनस E2, कितना होता है जानते हैं, मतलब 13.6 13.6 बाई जो हाइड्रोजन गैस है इसलिए क्या बनेगा बाई n स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाई 2 का स्क्वायर. तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी बन जाएगा E3 माइनस E2 कितना जाएगा 13.6 इनटू कितना बनेगा 5 बाई कितना बन जाएगा अपना ये 5 बाई 36 ये 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगी, जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा E, जो एनर्जी का फोटोन गिरेगा कितना है बच्चों, वो आ जाएगा h नहीं बच्चों, इसमें लिख सकते हैं कितना आ जाएगा हमारा जो फोटोन कहाँ गिरेगा भाई साहब मेटल प्लेट पे, कितना आ जाएगा. ये सॉल्व करते हैं कितना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल कैलकुलेशन 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन किस पर गिर रहा है, कितनी एनर्जी का फोटोन जो गिर रहा है मेटल प्लेट पर, और मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, इस मेटल प्लेट से जो है इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रहे हैं. तो K मैक्स कितना होगा हमारा, लिखा है h माइनस 5. और हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारते हैं तो इनकी जो रेडियस है हमें देखिए जो देखिए r भी लिखी है यहाँ पर 7 mm है. तो हमसे बोल रहा है 5 वैल्यू बताओ. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं. तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेंगे तो इसको मैं मान लेता हूँ, जब इसको और सॉल्व करता हूँ कितना है, K मैक्स आएगा अपना 1.89 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 5. काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई थी बच्चों, यहाँ पर ये आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5. अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इसकी काइनेटिक कितनी है, K मैक्स है. तो उसका जो R कितना आएगा लिखा जाए तो कितना आएगा mv/qb आ जाएगा, और इसको इसका कितना है पर रूट के अंदर 2mk. सिंपल मैथ बाय qb. सिंपल से क्या मैथ ही है, इसमें कुछ नहीं लिया है. यहाँ से हम k को उठा के यहाँ पर निकाल कर देंगे, हमें तो 5 मिलता है. यहाँ पर सिंपल से नहीं करना है, कितना है देखिए, तो क्या लिखा जाएगा कितना बनेगा r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बाय कितना बनेगा 2mq सॉरी 2m कितना आ जाएगा ये हमारे k की वैल्यू आ जाएगी. एक काम करते हैं यहाँ पर सिंपली अपन क्या करते हैं सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और k की वैल्यू निकाल देते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा, देखिए k का लिखूं मैं यहाँ पर, k कितना आ जाएगा r स्क्वायर b स्क्वायर, कितना बच्चों लिखा हुआ है r वाला लिखा है 7 मिलीमीटर, 7 × 10⁻³ का स्क्वायर. q कितना है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर. b कितना है बच्चों 5 × 10⁻4 का स्क्वायर. राम राम कितनी मात्रा है, डिवाइड बाय 2 है. m कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, और ये आएगा जूल में. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19 से. सिंपल मैथ होगी, ये इससे गया और ये गया. सॉल्व करिए, मैथ है सिंपल है. जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर k की वैल्यू जो आएगी 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल है, तो सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 2, उसको उठा के काम करिए क्वेश्चन नंबर 1 में. तो यही काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5. यहाँ से जो 5 को लेकर जाती है कितनी आएगी 0.81 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द वर्क. सिंपली मैथ आप मैथ कुछ कर सकते हैं. तो जो 5 लिखने के 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा इस केस में, दैट बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन. बी इज दैट करेक्ट ऑप्शन. बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एक्चुअली क्या है, दैट बिलोंग्स टू रोटेशन. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है, a particle of mass m moving with speed u collides with elastically with end of uniform rod of mass m length l as shown. तो यहाँ पर क्या है, ये m मास का एक पार्टिकल u स्पीड से मूव कर रहा है और कैपिटल मास का लेंथ की रॉड है जो कि मिड पॉइंट पे हिंज है.
आता है, इससे टकराता है और क्या बोल रहा है, द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। और क्या हमने देखा है कि टक्कर कैसे होती है, इलास्टिक होती है। बताना है स्मॉल एम कटलेट की वैल्यू, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंज है कॉमन से जब आगे टकराएगा तो यहाँ पर हिंज फोर्स रहेगा, इसे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व नहीं रहेगा। अगर हम बात करें इसमें के अबाउट, तो क्या होगा सिस्टम पर, जितना इस सिस्टम पर क्या और बात की जाए तो जो सिस्टम के अबाउट अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट कहानी क्या होगी बच्चों की, जो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इस वाले पॉइंट पर लगाते हैं सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन। कहानी का फिर देखिए भाई यहाँ पे बात की जाए तो कहानी क्या बनेगी, ये है जस्ट बिफोर द कोलिजन एम मास का पार्टिकल आ रहा था, जस्ट बिफोर द कोलिजन एम मास का पार्टिकल क्या है, यू स्पीड से आ रहा था। एंड आफ्टर द कोलिजन कहानी क्या होती है बच्चों, आफ्टर द कोलिजन कहानी क्या होती है, ये जो ब्लॉक है एम मास का जो ब्लॉक है, ये एम मास का पार्टिकल आकर रुक जाता है और रॉड जो है एम मास का पार्टिकल वेलोसिटी जीरो आती है, और ये जो रॉड है वो क्या है, सेंट्रल रॉड ओमेगा से घूमने लगती है। तो वी आर अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट O, इन पॉइंट O। ये कितना होगा, तो L इनिशियल इक्वल टू कितना बनेगा, L फाइनल कितना बनेगा, m into u into कितना है L by 2 इक्वल टू कितना बनेगा, और रॉड का मोमेंटम जीरो है। बाद में क्या होगा, ये तो रुक गया, जब रॉड घूम रही है अपनी इसका कितना बनेगा, ml स्क्वायर बाय 12 i ओमेगा, ठीक है ना। कहानी क्या बनेगी, m into u into L by 2 इक्वल टू कितना बनेगा, ml स्क्वायर बाय 12 into ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन क्या है भाई, एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन कहां पे करो, ये परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या आएगा, एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, अगर लिखा है यहां पर एट पॉइंट ऑफ कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या बनेगा, अलोंग LOC, इस LOC क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन, इस लाइन पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v sat इक्वल टू v है। तो वेलोसिटी ऑफ क्या सेपरेशन से जो ये घूम रहा है ओमेगा L by 2 से जा रहा है, ओमेगा L by 2 इक्वल टू कितना बनेगा भाई, u के बराबर होगा। क्या कहना है, तो काम करो इक्वेशन नंबर 2 कहानी बन जाएगी, देखें तो कितना बनेगा, m into u को लिखते हैं अपने यहाँ पे क्या, ओमेगा L by 2 into कितना बनेगा बच्चों, L by 2 इक्वल टू कितना बनेगा, कैपिटल M L स्क्वायर बाय 12 into ओमेगा, क्या गया देखो, ओमेगा L स्क्वायर से तो गया, और लिखा जाए स्मॉल m बाय कैपिटल M कितना बनेगा बच्चों, 1/3, हमें इसी को चाहिए थी, तो स्मॉल m बाय कैपिटल कितना है, 1/3। सो कैलकुलेट इज आवर आंसर, वेरी सिंपल है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास m emits a photon of frequency nu, then loss in its internal energy। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल, और अभी क्या है यहाँ पर ये रेस्ट में, ठीक है ना। और क्या होता है इसके बाद, ये मास का जो पार्टिकल है ये फोटोन एमिट करता है, हम जानते हैं क्या होगा, ये फोटोन एमिट करेगा, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन। तो ये जो फोटोन मूव करता है, इस फोटोन की सर्टेन क्या होगा, मोमेंटम करता है वजह, तो इस m मास के पार्टिकल का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसे इससे फोटोन इमिट होगा, तो फोटोन की इमिट होते ही कहानी क्या होगी, ये जो m मास का पार्टिकल है ये रेस्ट में रहेगा नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए तो सिस्टम पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, m मास का पार्टिकल क्या होगा, v स्पीड से मूव करेगा, इस वजह से कहानी क्या होगी भाई, इसका मोमेंटम कितना होगा, तो लिखें तो p इक्वल टू कितना होगा, h बाय लैम्डा। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है भैया, c इक्वल टू कितना होता है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू कितना बनेगा, c लैम्डा। तो p कितना बनेगा बच्चों, यहाँ से लिखा जाए तो लैम्डा कितना आएगा, c बाय न्यू, ये बन जाएगा। तो इसकी जो स्पीड है यहाँ लिख सकते हैं, देखिए p इक्वल टू कितना बनेगा, mv, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, m into v, तो कितना लगेगा, h न्यू बाय c, या mv इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ पर लिखा जाए mv इक्वल टू बनेगा p, तो m into v इक्वल टू कितना बनेगा, h न्यू बाय c। तो यहाँ से v कितना आ गया बच्चों, h न्यू बाय m into c। तो देखो क्या कहानी है कि भाई अब ये जो m मास जो कि रेस्ट पे था, जब इससे फोटोन इमिट हुआ, तो पहली बात तो हम जानते हैं एवरी फोटोन पर एनर्जी, कितनी एनर्जी, h प्लस ये जो सी काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुआ वो कहाँ से आया, काइनेटिक जो गेन हुआ वो उसकी के इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर आया। उसकी जो इसकी इंटरनल एनर्जी में लॉस हुआ वो कहाँ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में गई, प्लस इस फोटोन की एनर्जी में गई। तो बोला जाए तो लॉस इन द इंटरनल एनर्जी, तो लॉस इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, लिखा जाए यहाँ पर, तो क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी वो आ जाएगा कितना बच्चों, वो आ जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस
क्या जाएगा एच न्यू, कितना जाएगा हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एच न्यू। बस वैल्यू पुट करके कितना है देखिए यहाँ पर मैं लिखा था यहाँ पर, तो हाफ इंटू एम इंटू कितना है वी कितना बच्चों एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया अपना एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच न्यू। तो यहाँ से कहीं निकालना है कॉमन, तो कितना हो जाएगा एच न्यू कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस एच न्यू बाई 2m इंटू सी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि मिलेगा कहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है दैट बिलोंग्स फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस 11th का पहला चैप्टर भाई। और अच्छा क्वेश्चन नहीं करते हैं, मजा आएगा, सिंपल है वैसे। क्या बोल रहा है कंसीडर द इक्वेशन s इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ln n के r बाय j बीटा स्क्वायर प्लस 1, जहां s क्या है हमारा एंट्रोपी है, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, और k है मोशन कांस्टेंट, r मोशन गैस कांस्टेंट, j मैकेनिकल कंप्लीट। मतलब बोल रहा है दैट डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रिस्पेक्टिवली। बहुत आसान देखिए कैसे करेंगे, मतलब हम जानते हैं देखिए क्या है ये लॉग के अंदर जो नंबर लिखा है पूरे पूरा कैसा होगा डायमेंशनलेस, ये खुद डायमेंशनलेस, ये कैसा होगा डायमेंशनलेस। मैं बात करूं यहां पर दो क्या बनेगा, तो n के r बाय कितना बनेगा j बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट डायमेंशनलेस m0 l0 t0। तो पहले हम बात करते हैं देखिए यहां पर क्या होगा भाई, r क्या होगा, k क्या होगा, n क्या होगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। n तो क्या है बात करें, n क्या हमारा तो आएगा n का तो आएगा डायमेंशन फॉर्मूला मोल, नंबर ऑफ मोल्स है। k क्या होता है हमारा r बाय n, और r क्या होता है मैं लिख रहा हूं यहां पर r होता है pv बाय nt, pv को एनालिटिक्स है, इसका आता है जूल, और ऐसे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या आएगा अपना केल्विन। तो क्या बनेगा देखिए करता हूं मैं, तो आएगा r का क्या ml2t-2 बाय कितना बनेगा ऊपर जाएगा बनेगा मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। ठीक है बच्चों, और k कितना होता है मेरा, k जो होता है हम जानते हैं r बाय कितना होता है बच्चों na, r बाय na होता है। तो क्या बनेगा देखिए r का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसी का स्क्वायर हम इससे डबल बन जाएगा, तो m स्क्वायर भाई k की जगह क्या रख लो r बाय na, तो r का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो इसका डायमेंशन का डबल रहेगा m स्क्वायर l की पावर 4 t की पावर कितना बनेगा -4, और ये बनेगा मोल की पावर -2 केल्विन की पावर -2, और नीचे क्या रहेगा, ये नीचे रहेगा मोल की पावर -1। ठीक है, ये हो गया m का मोल, r का हो गया कितना ml स्क्वायर t की पावर -2 बाय दिस नंबर, और k जगह में लिखा r बाय na, तो r स्क्वायर बाय na आ गया, ये r स्क्वायर ये लिखा हुआ है, na ये लिखा हुआ है। na क्या होता है अवेलेबल नंबर, मोल की पावर -1। और j क्या होता है बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर j क्या होता है बताइए आप, j होता है क्या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, डायमेंशनलेस है ना भाई, डायमेंशनलेस है, तो क्या बनेगा j हो जाएगा डायमेंशनलेस m0 l0 t0, और बीटा का स्क्वायर हमें पता करना है डायमेंशन फार्मूला, ये कितना बनेगा भाई m0 l0 t0। तो ये गया और ये गया, तो यहाँ देखिए ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्या बनेगा बीटा कितना आ जाएगा m l का स्क्वायर t की पावर -2 केल्विन की पावर -1। बहुत ही आसान एक लाइन में आ गया, ये बीटा है, तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया भाई हमको, बीटा कितना है m1 l2 t -2 केल्विन -1। अब बात करते हैं इसके बारे में अल्फा के बारे में, तो ये नंबर पूरा डायमेंशनलेस होगा क्योंकि भाई ये लॉग है, लॉग का ऑपरेशन फंक्शन है। अब देखो क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला किस बराबर आएगा, s के बराबर आएगा। तो अगर मैं बोलूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा का डायमेंशन फार्मूला होगा वो एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है h इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है डेल्टा क्यू बाय टी। डेल्टा क्यू क्या है भाई, डेल्टा क्यू क्या जानते हैं हमें क्या है एक्चुअली दैट चेंज द हीट गिवन सिस्टम, क्या है इसको ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2 और क्या रहेगा केल्विन की पावर -1, ये किसकी यूनिट s की। और बीटा की यूनिट में रखना आप क्या बनेगा, देखो बीटा की यूनिट कितने अपने यहां रखो मुझे बना के, ठीक क्या बनेगा देखिए अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा क्या बनेगा ml स्क्वायर t की पावर -2 केल्विन -1 इक्वल टू इधर कितना लिखा हुआ है सेम नंबर ml स्क्वायर t -2 केल्विन -1। तो कहानी क्या हो जाएगी भाई, ये इससे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा m0 l0 t0। अल्फा हमारा डायमेंशनलेस है, अल्फा इज डायमेंशनलेस, वाई बीटा क्या लिखा ये क्या बनेगा हमारा m0 l0 t के पावर -2 और क्या बनेगा m1 l2 t -2 केल्विन -1। तो ये हमारा जो बच्चों क्या है वो करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या बस यहाँ पर ध्यान देना है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके, ठीक है ना।
बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं बच्चों के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए कार ऑफ मास 800 kg is moving on a bank road at a certain degree with maximum speed and ms कितना रखा है 0.2 रखा है। then find the normal relation acting on the car by the road and it is given that cos 37 कितना है, cos 37 कितना है 0.87 दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, ये कार है, एक्चुअली क्या है, ये वाला रोड बैंक रोड है ना, और कितने पर 3 डिग्री पर, और यहाँ पे क्या ऐसे कार जो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे बैंक रोड पे। तो वैसे बात तो कार मान लो कि ऐसे कार समझ लीजिए, कार इज गोइंग इनसाइड है ना, ऐसे मेरी ट्रॉली नहीं है, कार भी ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे मूव कर रही है। तो हमसे बोला है स्पीड इज कितनी, मैक्सिमम स्पीड। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाता आएगा तो क्या है, दिस कार है टेंडेंसी टू स्किड आउटसाइड, ये बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन हो कितना रहेगा, टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बोल रहा है कार की स्पीड क्या है भाई, मैक्सिमम है, तो फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन क्या होगा भाई, यहाँ पे इसके कंडीशन में जस्ट कार स्किड करने वाली होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगा होगा। तो इस पर देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, दिखाते हैं फटाफट पेजिंग देखिए ना। एक तो इस पर लग रहा होगा कौन सा, इस पर लग रहा होगा एमजी, दूसरा लग रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल, और जो है फ्रिक्शन लगेगा किधर लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन लगेगा इधर नीचे। और क्योंकि कार स्लाइड करने वाली है जस्ट, तो फ्रिक्शन क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, एफएस कितना होगा, म्यू से n के बराबर होगा, है ना। तो बस फटाफट इसके बनाते हैं। बेटी देखिए यहाँ पर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये एंगल का देखा जाएगा, ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ से बनाते हैं, ये एंगल कितना 30। तो इस f का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा f, मैं अभी f लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है। f कितना आएगा, 30 आएगा, तो f cos 30, और नीचे कितना आएगा बच्चों, f sin 30 है। तो ब्लैक वाले ओरिजिनल फोर्सेस है, ब्लू वाले कैसे कंपोनेंट्स है। और ये वाला एंगल सॉल्व करके कितना आएगा, देखिए ये आएगा हमारा 30, होएगा 90 और 30 होएगा 30। तो m के करेंगे कंपोनेंट कितना आएगा, m cos 30, और कितना आएगा बच्चों, n sin 30। अब चाहे तो इसके अलग भी बना सकते हैं कंपाउंड को, दिक्कत की बात नहीं है, अलग से वीडियो बना के ये अलग से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर नॉर्मल लगेगा, एनजी लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और अलग से बनाता हूं वीडियो। देखिए n कितना आएगा, n cos 30 ऊपर, mg किधर आएगा बच्चों, नीचे, और फ्रिक्शन किधर आएगा, f sin 30 इधर आएगा बच्चों, नीचे आएगा, और i किधर आएगा, n sin 30, और f किधर आएगा, f cos 30। वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी क्या है, क्योंकि स्लाइडिंग कर रही है तो नेट फोर्स बैलेंस होगा, और हॉरिजॉन्टल में जो नेट फोर्स है क्या होगा, टुवर्ड अगर बॉडी मूव करे इक्वल पाथ पर, इसको लंबे स्क्वायर में r होगा। फिर आपसे बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कर देते बराबर, कितना बनेगा देखिए, n cos 30 इक्वल टू कितना बनेगा, mg प्लस कितना है बेटा, f sin 30, और f कितना है बच्चों हमारा, म्यू n है, तो बनेगा n cos 30 माइनस खुद ले आओ म्यू इनटू n sin 30 कितना बनेगा, दे देते हैं बाद में इसको, इसको जाएगा mg, ठीक है भाई। तो n कॉमन कर लेते हैं, cos 30 कितना है बच्चों, लिखा है 0.87 माइनस म्यू कितना है 0.2 इनटू कितना लगेगा, sin 30 का 1/2, इसको तो बनेगा m कितना बच्चों हमारा 800, बनेगा 8000, ये लगेगा 0.1, तो m कितना बन गया 0.77, इसको तो कितना बन गया 8000। यहाँ से n को निकाली जाए तो n कितना है बच्चों, यहाँ से कितना आएगा 800 डिवाइड बाय 0.7 है, तो 2 जीरो और ऊपर जाएंगे, कितना बनेगा 77। तो सॉल्व करेंगे लगभग ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 77 लगभग आएगा 10,000 के आसपास आएगा, तो n के बनेगा हमारा 10,000 के आसपास आएगा, ठीक है। कितना बनेगा 1 नॉट n कितना बनेगा हमारा 10,000 के आसपास हमारे आंसर आएगा, तो हम यहाँ से देखा इसी के आसपास आएगा 10389 न्यूटन। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 10389 न्यूटन। तो आंसर इज व्हाट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सिंपल है बच्चों, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट बिलोंग्स टू एसी। एक्चुअली क्या बोल रहा है, an AC circuit consists of a series combination of an inductance L is equal to 1 millihenry, resistance 1 ohm and capacitance कितना है C. It is observed that the current leads the voltage by 45 degree. Find the value of the capacitance. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। क्या बोला है, इंडक्टेंस है, यहाँ क्या इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, और यहाँ पे जो क्या है कि जो करंट है वो 45 से लीड कर रही है। देखिए अब मैं पहले बनाते हैं इसकी तरफ फेजर डायग्राम। तो हम जानते हैं भाई यहाँ पे जो भी करंट फ्लो कर रही होगी, अगर बात करें तो उसमें कहानी क्या होगी, देखिए जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा, देखिए। तो ये अगर करंट का फेजर है
तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो आएगा, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का फिगर आएगा, ये अपना क्या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, और करंट इसके साथ क्या होगा, सेम फेज में होगा, ये करंट में भेजा। अच्छा, और हम जानते हैं भाई इस केस में कहानी क्या है, जो कैपेसिटर होता है वो करंट से क्या होता है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 पीछे होता है, मतलब करंट में कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो ये बनेगा हमारा XC, ये क्या बनेगा बच्चा हमारा XL। हमसे बोल रहे हैं यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर करंट है जो है एक्चुअली इस केस में वो अहेड है एज ऑफ द वोल्टेज। तो अगर बात करें कंडीशन तो कहानी क्या बनेगी, देखिए इफेक्टिवली क्या बन जाएगा, ये है हमारा क्या R, ये हमारा I है यहाँ पर, और ये XC माइनस XL, क्योंकि नेट वोल्टेज दे रहेगा अपने यहाँ पर, यह है XC माइनस XL, यूनिट वोल्टेज नहीं क्या इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा R है और ये हमारी क्या है करंट की फेजर। देखिए इस केस में कहानी क्या है भैया, जो करंट है वो वोल्टेज से क्या है, नेट वोल्टेज से 45 डिग्री आगे है। तो ऐसा तब होगा जब XC माइनस XL इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई tan 45 कितना बनेगा, XC माइनस XL डिवाइड बाई R। तो यहाँ से कहानी क्या बनेगी, XC माइनस XL इक्वल टू कितना आना चाहिए, R होना चाहिए, बनेगा 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L इक्वल टू कितना आएगा बच्चों R। तो 1 बाई ओमेगा C इक्वल टू कितना, देखिए ओमेगा कितना रखा है, ओमेगा में रखा है इस केस में 200, तो 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा टू हो गया R, तो ओमेगा कितना रखा है यहाँ पर 200, तो बदलते हैं ओमेगा कितना आ गया माइनस ऑफ ओमेगा 200 कितना है 10 टू माइनस 3 इक्वल टू बन गया 1। तो 1 बाई 200 इनटू C इक्वल टू कितना आ गया 1.2, C यहाँ कितना बनेगा 1 बाई 200 इनटू 1.2 कितना लगेगा, ये आ जाएगा अपना आई थिंक 1 बाई 240, 1 बाई 240। तो सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जो आती है कितनी आती है हमारे को आती है 4.16 आती है, आई थिंक सो सॉल्व करेगा 4.16 मिली फैराड आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस केस में, दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो कैप्चर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, तो एक्चुअली कैप्चर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ईएमआई का क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a continuous rod of length L is moving perpendicular to magnetic field. The rod moves from 0 to B while the field is only from 0 to B. Find the graph for EMF and the power distributed with respect to x. क्या बोल रहा है, एक रॉड है, लेंथ की रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, इस जोन में क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड करता है एग्जिस्ट, और इसके बाद यहाँ पे एग्जिस्ट करता नहीं है। तो अगर ये 20 फीट से मूव करें तो हम जानते हैं भाई इस केस में क्या होगा भाई, इसके एंड के बीच में इंसिडेंट हो जाएगा कितना B क्रॉस B, ये है तो ये एंड लोअर B क्रॉस B डॉट dl। तो अगर बात करें ए वाला है कि डी वाला लोअर पे इसके क्रॉस जो एंड पर जो आएगा हम जनरेट कितना बनेगा आएगा बी वी एल, वो तो हम जानते हैं। और बिकॉज यहाँ पर क्या है किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसकी जो वी रहेगी क्या रहेगी कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर मैं लिखूँ उसका ईएमएफ तो कितना बनेगा, देखिए तो अगर इसका मैं लिखूँ मैं इसको वी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो वी क्या बनेगा यहाँ पे सीधा है क्या वी इक्वल टू कितना बनेगा वी इनटू एल इनटू वी कितना बनेगा एक्स अपॉन डी, b into l into x अपॉन t। हमसे बोल रहा है b एज ए फंक्शन ऑफ x था, ये रहेगा। पावर देखो क्या है ना, पावर डिसिपेट तो इसमें इसमें तो कोई पावर डिसिपेट होगी नहीं, क्यों, क्योंकि भाई एक सर्टेन टाइम के बाद कहानी क्या होने वाली है, जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही होगी तो कहानी क्या होगी भाई, देखिए यहाँ पर हम बात करें व्हेन रॉड इज मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे के सारे चार्ज क्या हो चुके हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कर रही है एडजस्ट, इसके बाद तो कोई चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो इसके बाद तो कोई कंटिन्यू फ्लो नहीं करेगी, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कितनी आएगी जीरो, जब ये इस जोन में होगी तब भी, जब यहाँ पर होगी तब भी। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट तो हर केस में कितना आएगा दिखा जाए यहाँ पर, तो पावर डिसिपेटेड कितना बनेगा, इट विल बी जीरो, कौन सी बात, ठीक है ना, चाहे वो इस जोन में हो चाहे फिर वो इस जोन में जाए, ठीक है ना। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कितना रहेगा इस केस में जीरो रहेगा। और अब यहाँ अगर बात करें तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते कैसा बनेगा, देखिए हमसे बोल रहा है कि B वर्सेस सॉरी E वर्सेस X ग्राफ। तो जब तक जो क्या रहेगा A से B को मूव करते रहेगा तो EMF क्या रहेगा इस केस में, इसका EMF जो रहेगा सॉरी कैसा रहेगा वो B कांस्टेंट रहेगा, B कांस्टेंट है, EMF कांस्टेंट रहेगा। और इसके बाद कहानी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसके बाद तो क्या हो जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज B इज कांस्टेंट है, तो X बढ़ेगा टाइम के साथ, अगर X बढ़ रहा है T तो बढ़ रहा है, तो V तो क्या कांस्टेंट है, तो इसका EMF क्या रहेगा, अगर बात करें B तक तो कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद कितना हो जाएगा जीरो। और जो पावर डिसिपेटेड है वो कितना रहेगा बच्चों, वो तो पूरी जर्नी के दौरान ही क्या रहेगा जीरो रहेगा।
ये बनेगा ग्राफ इसका, बहुत ही आसान से ग्राफ होगी। तो यूनिट क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा BBL, यूनिट कितना रहेगा BBL रहेगा। और अगर बात करें यहाँ पे इस केस में पावर यूनिट कितना रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो फिर से देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोले, कह रहे हैं कि रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में कभी स्पीड D से हमसे बोल रहा है इसके से बताइए कि भाई कितना जो है इसमें कितना आएगा एमएफ कितना आएगा B क्रॉस B डॉट dl। तो ये वाला है पे लोअर पे कितना है BBL और एमएफ करने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है 0 से लेकर B के बीच में। ये क्या है 0 से लेकर B के बीच में है 0 टू B, और 0 रहेगा कहाँ से कहाँ B से लेकर 2B के बीच में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कितना बच्चों का 0 है। तो ये हमने प्लॉट किया है, ठीक है, ये हमारा 2B होगा। और क्योंकि यहाँ पे सर्टेन टाइम के बाद जानते हैं भाई जब ये मैग्नेटिक मूव कर रहा होगा तब तो कोई चार्ज मूव करेगा नहीं, तो पावर डिस्ट्रीब्यूटर में 0 आएगा, तो पावर कितनी मेंटेन रहेगी 0 मेंटेन रहेगी। तो हमारे जो ग्राफ बनेंगे ये बन जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 27। और हमारे पास अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं एक्चुअली हमने 30 में से 27 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए हैं, और इट्स वेरी गुड थिंग। और जो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो बाकी बच्चे जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन उनको मैं आगे अपलोड करेंगे। और अभी तो है जो हमारी ये स्ट्रीम है, जो हमारे शिफ्ट 1 का पेपर था, इसका पेपर, उस पर हमने अभी तक हमारे पास जितने क्वेश्चन आए हैं सारे अवेलेबल करा दिए आपको। और जैसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ऑल दैट क्वेश्चन विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल एक्चुअली। तो इसके बाद में मुलाकात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे अपने जो हमारा सेकंड शिफ्ट का जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके वीडियो सेशन क्या है अपलोड करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो मुलाकात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपको इस वीडियो में और इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट है वो डाउट आप क्या करिए कि एक्चुअली कमेंट बॉक्स में नीचे अपलोड करिए, और जो हमारी टीम है हम आपको हर तरह के आपके जो डाउट है उनको सॉल्व करने के लिए क्या है हमेशा अवेलेबल रहेगी। और मैं पर्सनली खुद क्या है आपके जो क्वेश्चन है जो डाउट रहेंगे उनको क्या एक बार चेक करूँगा। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, अपने जो सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। और कैसा रहा पेपर बताइएगा मुझे, क्या मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में और क्या आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सोल्यूशन में, जिसमें बात करेंगे सेकंड शिफ्ट 20 जुलाई। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।